ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसने ईश्वर को नहीं, व्यवस्था को चुनौती दी। ये कहानी उस इंसान की है जिसने डर कर चुप रहना नहीं सीखा। और इन पंक्तियों के साथ आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिनके विचार आज भी समाज में हलचल पैदा कर देते हैं। पेरियार ईवी रामास्वामी। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं, हम उन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक अमीर रूढ़िवादी परिवार में पैदा हुआ लड़का दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बन गया। वो कौन से सवाल थे, वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने उन्हें उस व्यवस्था का सबसे बड़ा आलोचक बना दिया जिसका वे खुद एक हिस्सा थे। सही बात है। हमारी आज की ये पूरी गहरी पड़ताल उनके जीवन पर आधारित एक लेख के हिस्सों पर है जो उनके बचपन से लेकर उनके क्रांतिकारी बनने तक के सफर को बहुत दिलचस्प तरीके से दिखाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, पेरियार को समझना सिर्फ एक व्यक्ति को समझना नहीं है, बल्कि उस पूरे सामाजिक और राजनीतिक माहौल को समझना है जिसने उनके जैसे विद्रोही विचारों को जन्म दिया। उनके विचार उस समय के लिए किसी सामाजिक विस्फोट से कम नहीं थे और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ईमानदारी से कहूं, आज भी जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो उनकी धार महसूस होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर इंसान की होती है, बचपन से। 17 सितंबर 1879, तमिलनाडु का ईरोड शहर। जी। यहाँ ईरोड वेंकट रामास्वामी नायकर का जन्म हुआ, जिन्हें दुनिया ने बाद में पेरियार यानी महान व्यक्ति के नाम से जाना। उनका परिवार, जैसा कि स्रोत बताते हैं, काफी समृद्ध और सम्मानित व्यापारी परिवार था। हाँ, घर में पूजा पाठ, धार्मिक परंपराएं, सब कुछ था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जीवन का एक सामान्य और स्वाभाविक हिस्सा माना जाता था। और यहीं पर कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ आता है। सोचिए, एक बच्चा जो ऐसे माहौल में पल बढ़ रहा है जहाँ हर चीज पहले से तय है, कौन ऊंचा कौन नीचा, किसका सम्मान होगा, कौन अछूत रहेगा। बिल्कुल, ज्यादातर लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पेरियार ने अपने आसपास की दुनिया को देखना और उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ये एक बच्चे के लिए असाधारण बात है। हाँ, लेख में इसका जिक्र है। उन्होंने बचपन में ही वो चीजें नोटिस की जिन्हें बड़े लोग देखकर भी अनदेखा कर देते थे। हाँ, जैसे मंदिर में सबको एक साथ अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं है, कुछ लोगों को सिर्फ उनके जन्म की वजह से ज्यादा सम्मान क्यों मिलता है, और किसी इंसान की कीमत उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसकी जाति से क्यों तय हो रही है। ये सब सवाल उनके दिमाग में घूमने लगे। सोचने वाली बात यह है कि एक बच्चे के दिमाग पर इन चीजों का कितना गहरा असर पड़ा होगा। यहीं से उनके अंदर वो तार्किक सोच पैदा हुई जो बाद में उनके जीवन का मिशन बनी। और उनके सवाल बहुत सीधे और मासूम थे, जैसे कोई बच्चा ही पूछ सकता है। हाँ, जैसे कि अगर भगवान ने हम सबको बनाया है तो फिर भगवान का घर सबके लिए खुला क्यों नहीं है, या अगर हम सब इंसान हैं तो समाज में इतना भेदभाव क्यों है। और इन सवालों का जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था, है ना? शायद नहीं। और एक और गहरा सवाल, अगर धर्म सच में अच्छा है तो वो ऐसे अन्याय को कैसे होने दे सकता है? ये सवाल बचकाने नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे दिमाग की पहली दस्तक थी जो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो सदियों से चली आ रही है। वो हर चीज के पीछे का क्यों जानना चाहते थे। इस सिलसिले में स्रोत में स्कूल का एक बड़ा मजेदार किस्सा है। जब उनके शिक्षक किसी बात को सही साबित करने के लिए शास्त्रों का हवाला देते तो छोटा सा रामास्वामी खड़ा होकर पूछ लेता था, ये शास्त्र लिखे किसने हैं? हाँ, बिल्कुल। जाहिर है इस सवाल से क्लास में सन्नाटा पसर जाता होगा। यकीनन। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उस अधिकार पर ही सवाल उठा देना जिसे सबने अनक्वेश्चनेबल मान लिया था। जो चीजें समाज ने स्वाभाविक या दैवीय मान ली थीं, पेरियार ने पूछा क्यों? और यही क्यों उनके पूरे आंदोलन की नींव बना। जी। आगे बढ़ते हैं। युवावस्था में उन्होंने अपना पारिवारिक व्यापार संभाला और उसमें काफी सफल भी हुए। वो आर्थिक तौर पर मजबूत और आत्मनिर्भर थे। लेकिन मुझे ये बात बहुत हैरान करती है कि इतनी सफलता के बाद भी उनके अंदर की बेचैनी कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि पैसा या थोड़ी बहुत शिक्षा भी जाति की उन दीवारों को नहीं तोड़ सकती। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ब्राह्मणवादी सोच समाज के हर स्तर पर हावी है। अच्छा, यहाँ पर यह साफ करना जरूरी है कि जब स्रोत ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल करता है तो पेरियार का इशारा किसी जाति विशेष से नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका इशारा उस पूरी व्यवस्था से था जो जन्म के आधार पर ऊंच नीच तय करती है और इंसान को उसकी गरिमा से जीने नहीं देती। और शायद इसी बेचैनी ने उन्हें राजनीति की तरफ खींचा। उन्हें लगा कि शायद सिस्टम के अंदर घुसकर इसे बदला जा सकता है। और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की।
हाँ, उस समय कांग्रेस आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मंच थी। उन्हें उम्मीद थी कि इसके जरिए वो सामाजिक बराबरी के लिए भी लड़ाई लड़ सकेंगे, लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। ऐसा क्या हुआ? उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि कांग्रेस के अंदर भी वही सामाजिक ढांचा काम कर रहा है जो बाहर समाज में था, यानी ऊंची जातियों का दबदबा। लेख बताता है कि पार्टी में दलितों और पिछड़ी जातियों की आवाज को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। हाँ, कांग्रेस का पूरा ध्यान अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी हासिल करने पर था, समाज के अंदर की असमानता पर नहीं। और यहीं पर पेरियार का कांग्रेस नेतृत्व के साथ सबसे बड़ा वैचारिक टकराव हुआ। बिल्कुल, उनका तर्क बहुत साफ और शक्तिशाली था। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक आजादी नहीं मिलती। अगर समाज में जाति व्यवस्था बनी रहेगी तो एक तरह की गुलामी तो हमेशा ही रहेगी, चाहे देश पर अंग्रेज राज करें या कोई और। ये तो बहुत ही मौलिक सवाल था। मतलब कांग्रेस के लिए आजादी का मतलब था अंग्रेजों से आजादी। हाँ, लेकिन पेरियार के लिए आजादी का मतलब था समाज के अंदर की सदियों पुरानी गुलामी से आजादी। एग्जैक्टली। और कांग्रेस का नेतृत्व इस गहरी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? शोध के मुताबिक उन्हें बार बार चुप रहने और पार्टी लाइन पर चलने को कहा गया। उनसे कहा गया कि पहले राजनीतिक आजादी मिल जाए, फिर सामाजिक सुधारों पर ध्यान देंगे। लेकिन पेरियार जैसे इंसान को चुप कराना तो नामुमकिन था। बिल्कुल, उनके लिए सामाजिक न्याय किसी भी राजनीतिक आजादी से ज्यादा जरूरी था। जब उन्हें लगा कि कांग्रेस के भीतर रहकर ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। जी, ये उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। कांग्रेस का दरवाजा बंद हुआ तो उन्होंने अपना खुद का एक नया, कहीं ज्यादा बड़ा रास्ता बना लिया। और यहीं से जन्म होता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, यानी आत्मसम्मान आंदोलन का। हाँ, कांग्रेस छोड़ने के बाद पेरियार का विद्रोह और भी ज्यादा मुखर और आप कह सकती हैं तीव्र हो गया। अब उन पर किसी संगठन की बंदिशें नहीं थी। और इस आंदोलन का नाम ही देखिए, आत्मसम्मान। हाँ, ये किसी राजनीतिक सत्ता या पद के लिए आंदोलन नहीं था। ये इंसान की सबसे बुनियादी चीज, उसकी गरिमा, उसकी इज्जत के लिए था। पेरियार ने उस दुखती रग पर हाथ रख दिया था जिसे सदियों से दबाया जा रहा था। आत्मसम्मान, ये शब्द आज हमें बहुत आम लगता है, लेकिन उस समाज में जहां करोड़ों लोगों को ये यकीन दिला दिया गया था कि तुम्हारा जन्म ही नीची जाति में हुआ है, इसलिए तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है। उस समाज में इस शब्द का मतलब क्या था? ये एक मनोवैज्ञानिक बम था। मनोवैज्ञानिक बम? हाँ, जाति व्यवस्था आपको बताती है कि आपकी पहचान और आपका सम्मान आपके जन्म से तय होता है, जो आपके हाथ में नहीं है। पेरियार ने कहा नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, इंसान का सम्मान उसकी जाति से नहीं, उसकी सोच, उसके तर्क और उसके इंसान होने से होना चाहिए। उन्होंने लोगों को अपनी पहचान खुद बनाने के लिए प्रेरित किया, न कि समाज द्वारा दी गई पहचान को ढोने के लिए। तो ये सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन नहीं था, ये एक तरह का मानसिक आंदोलन भी था, लोगों को उनकी वैचारिक गुलामी से आजाद कराने का आंदोलन। प्रिसाइजली, ये दिमाग को उन जंजीरों से आजाद करने की लड़ाई थी जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबसे मजबूत होती हैं। और इसीलिए इस आंदोलन का निशाना बहुत साफ था, जाति, धर्म और हर तरह का अंधविश्वास जो इंसान को तर्क करने से रोकता है। बिल्कुल, पेरियार का संदेश था, अगर कोई धर्म तुम्हें इंसान होने पर नीचा महसूस कराता है तो उस धर्म को फौरन छोड़ दो। और ईश्वर की अवधारणा पर भी उन्होंने बहुत तीखे हमले किए। स्रोत के मुताबिक उन्होंने कहा कि ईश्वर की अवधारणा इंसान को डराकर उसे मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने का एक साधन है। जी, आज भी ये बातें कहना बहुत हिम्मत का काम है। उस जमाने में तो ये कल्पना से भी परे रहा होगा। आप सोचिए, उस दौर में जब धर्म और ईश्वर समाज के केंद्र में थे, कोई व्यक्ति खुले मंच से लोगों को कह रहा था कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो किसी किताब में लिखी है या किसी पंडित ने कही है। वो लोगों को भड़का नहीं रहे थे, वो लोगों को सोचने के लिए उकसा रहे थे। यह एक बहुत बड़ा फर्क है। जाहिर है इसका समाज में बहुत बड़ा रिएक्शन भी हुआ होगा। हाँ, स्रोत बताता है कि उन्हें गालियां दी गईं, उन पर शारीरिक हमले हुए, उनके खिलाफ अनगिनत केस दर्ज किए गए, लेकिन वो रुके नहीं, वो और भी ज्यादा मुखर होते गए। हाँ, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि जाति व्यवस्था मानवता के खिलाफ एक अपराध है। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये उनके गहरे सामाजिक विश्लेषण का नतीजा थे। उन्होंने नास्तिकता को भी बढ़ावा दिया, लेकिन उनका नास्तिक होना भी सामाजिक न्याय से जुड़ा था। सही बात है। उनका वो मशहूर कथन है, भगवान पर विश्वास करने से पहले इंसान पर विश्वास करना सीखो। बिल्कुल। और उनका तर्क भी बहुत सीधा था। अगर भगवान सब कुछ देखकर भी अन्याय को चुपचाप होने देता है,
तो वो या तो शक्तिहीन है या फिर दुष्ट। दोनों ही सूरतों में वो पूजने लायक नहीं है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका विरोध किसी व्यक्ति या समुदाय से नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था और उस मानसिकता से था जो असमानता को पवित्र बताती थी और उसे बनाए रखती थी। उन्होंने लोगों को दुनिया देखने का एक नया चश्मा दिया, तर्क का चश्मा। जी। और इसका जमीनी स्तर पर असर क्या हुआ? क्या लोगों ने उनकी बातें सुनी? जबरदस्त असर हुआ। स्रोत कहता है कि उनकी सोच ने खासकर दक्षिण भारत के युवाओं को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक नई चेतना पैदा हुई। अच्छा। लोगों ने पहली बार उन स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जिन्हें वो पीढ़ियों से बिना सोचे समझे मानते आ रहे थे। लोगों ने अपनी जातिगत पहचान को चुनौती देना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या पेरियार की विरासत आज भी उतनी ही जिंदा है या वो सिर्फ किताबों और भाषणों में सिमट कर रह गए हैं? स्रोत सीधे तौर पर आज की बात नहीं करता, लेकिन जो विरासत वो छोड़ गए वो आज भी दक्षिण भारत की राजनीति और समाज में महसूस की जा सकती है। पेरियार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, वो एक विचार बन गए। तर्क का विचार, समानता का विचार और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान का विचार। उनकी सबसे बड़ी विरासत क्या कहेंगी आप? उनकी सबसे बड़ी विरासत ये है कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को सवाल पूछने का वो साहस दिया जो उनसे छीन लिया गया था। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो पेरियार का सफर एक जिज्ञासु लड़के से शुरू होता है जो अपने आसपास हो रहे अन्याय पर क्यों का सवाल उठाता है। हाँ। ये सफर उन्हें एक सफल व्यापारी, फिर एक निराश कांग्रेसी नेता और आखिर में एक ऐसे सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने लाता है जिसने व्यवस्था की नींव पर ही सवाल खड़े कर दिए। और उनकी शिक्षा का सार यही है, सवाल पूछने का साहस, तर्क की शक्ति में अटूट विश्वास और हर उस परंपरा, हर उस विचार को अस्वीकार करने की हिम्मत जो इंसान के सम्मान को कम करती हो। बिल्कुल। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि एक अकेला इंसान भी अगर मजबूत इरादे के साथ खड़ा हो तो सदियों पुरानी जंजीरों को चुनौती दे सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि समाज में असली बदलाव तोपों और तलवारों से नहीं बल्कि शक्तिशाली सवालों से आता है। स्रोत की एक पंक्ति है जो उनकी पूरी विरासत का निचोड़ है, जब तक लोग सवाल नहीं पूछेंगे तब तक गुलामी बनी रहेगी। और ये गुलामी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती। नहीं, ये मानसिक और सामाजिक भी हो सकती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आज के दौर में भी प्रासंगिक विचार है। और इसी विचार को आज के संदर्भ से जोड़ते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। क्या सवाल? आज के समय में हमारे अपने समाज में, हमारे आसपास ऐसी कौन सी मान्यताएं, परंपराएं या व्यवस्थाएं हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे स्वीकार करते आ रहे हैं? वो कौन सी अदृश्य जंजीरें हैं जिन पर सवाल पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि किसी भी तरह की वैचारिक गुलामी को खत्म किया जा सके?